नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव विश्लेषण की आज तीसरी शाम है जब आपसे हम मिल रहे हैं और सौराष्ट्र की करीब 49 सीटें 42 के साथ अगर कच्छ की सीटों को जोड़ दिया जाए तो पूरा सौराष्ट्र 49 सीटों में अभी 2 जिले बाकी हैं और करीब 10 विधानसभाएं और करने के बाद पूरा 49 हो जाएगा। और गुजरात में चुनावी माहौल क्या है इसकी लगातार जानकारी रपटों के माध्यम से जनज्वार दे रहा है। उसके अलावा विश्लेषणों के जरिए भी हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये भी है कि आपको सही जानकारी गुजरात चुनावों को लेकर मिले। आज साथियों बातचीत हम लोग करेंगे सौराष्ट्र के इलाकों की सड़कों की और उन सड़कों की हालत से आपको एक बात समझ में आएगी कि कैसे राजनीति का इस्तेमाल विपक्ष के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और कैसे राजनीति के गलत इस्तेमाल के कारण जनता तबाह और परेशान होती है। आप सौराष्ट्र के तमाम जिलों में चले जाएं, द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ या फिर ये अमरेली, इन तमाम जिलों में ऊना भी, उन सभी जिलों में करीब करीब एक जैसे हालात हैं। हमारे साथी दत्तेश आपसे सड़कों का नाम बताएंगे कि पूरे गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की सड़कें किस हालत में हैं, कैसे चलना मुश्किल है। यहाँ तक कि हम आपको किलोमीटर में बताएंगे कि 100 किलोमीटर गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में 100 किलोमीटर चलने में कम से कम 3 घंटे लग रहे हैं। दत्तेश आप जरा डिटेल बताएं। जब हमने हमारी सफ़र का शुरुआत किया था राजकोट से जामनगर की तरफ अगर मोरबी से होते हुए जाएं, उस वो रास्ता बहुत ही बिस्मार पड़ा हुआ है। फिर हम गए जामनगर से द्वारिका तरफ, जो दूसरा दिन का हमारा प्रवास था। उस प्रवास के दौरान भी कई किलोमीटर ऐसे थे जो रास्ते सामान्य रास्तों की तरह नहीं थे और बहुत ख़राब रास्ते पाए गए। हालांकि कई जगह वो नेशनल हाईवे भी थे, कई जगह स्टेट हाईवे भी थे। वह पूरे रास्ते बदतर पाए गए, हमने देखा, क्योंकि वहां पर मिले जिले जो विधायक हैं। नाम बताएं, कल का जिक्र करें आप। हाँ। कल जब हम सोमनाथ से ऊना की तरफ बढ़ रहे थे, वो सड़कें हैं कि गड्ढे हैं? सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न था। हम सोमनाथ से ऊना की तरफ जा रहे थे, जो कि मुश्किल से दीव तक रास्ता जाता है। वह 100 किलोमीटर से तो कम फासला था और हमें 3 घंटे लगे। 3 नहीं 3.5 घंटे हो गए। हाँ, क्योंकि वह रोड इतनी खराब थी, कई जगह मरम्मत चालू थी, वह रास्ते 3-3.5 घंटे लग गए। उसमें बीच में जो विधानसभाएं पड़ती हैं, उन विधानसभाओं में शायद भाजपा का शासन नहीं है, कांग्रेस शासित हैं, इसलिए शायद उन रास्तों को ऐसे ही रखा गया। उसके बाद हम जैसे ऊना से निकले, ऊना से हम आए अमरेली की तरफ आने का सिर्फ 80 किलोमीटर है। बावजूद उसके 80 किलोमीटर हमें काटने के लिए 2.5 से 3 घंटे लग गए। तो वह रास्ता भी ऐसा है कि जिस पे सामान्य आवागमन के लिए लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। जो अमरेली विधानसभा है और ऊना विधानसभा, अमरेली विधानसभा है, वहाँ पर भी जो सीटें हैं सभी कांग्रेस शासित हैं। वहाँ लोकल लोगों से भी पूछा गया, लोकल लोगों ने भी हमें, जो हम कल प्रसारित करेंगे, लोकल लोगों ने भी हमें यही बताया कि एकदम सड़कें खराब हैं, और भी प्रश्न बताए, लेकिन मुख्यतः सड़कों का प्रश्न उनके पास बहुत ज़्यादा था। फिर हम अमरेली से आगे आए राजकोट की तरफ, तो अमरेली से जो बाबरा रोड आता है, वह रोड भी एकदम घटिया किस्म का है। रोडों के बीच में जैसे हमने देखा कि कई किलोमीटर तक एक सीधी पट्टी जो थी नोच ली गई हो, ऐसे हालात में रोड थे। वह पूरा रोड खराब, लंबाई में पूरा रोड खराब था, लेकिन चौड़ाई में पूरा रोड खराब नहीं था। छोटी सी मरम्मत से भी वह रोड अच्छा हो सकता था, लेकिन शायद सरकारों ने यह मुनासिब नहीं समझा होगा। अब आगे हम यहाँ से राजकोट तक का सफ़र करेंगे। उस रोड पर भी कई जगह विकास का नाम दिया जा रहा है और हमें वो विकास दिख भी रहा है कि कैसे विकास हो रहा है। सड़कें बनाने के लिए नाम और टेंडर जारी कर दिए गए, लेकिन कई सालों तक वह काम चलता है। हमने पिछले दिनों एक स्टोरी बनाई थी, जो 10 सालों में एक ब्रिज बना था, जो 3 महीने भी नहीं चला था। कच्छ क्षेत्र का वो ब्रिज था, वो 3 महीने भी नहीं चला था। मिनिस्टर जिसका आखिर ओपनिंग करते हैं, वह ब्रिज भी अगर 3 महीने नहीं चलता तो आप गुणवत्ता सोच सकते हैं कैसी गुणवत्ता हो सकती है। जी सर।
तो दत्तेश ने आपको डिटेल में, चूंकि मैं गुजरात का नहीं हूं और गुजरात की सड़कों का नाम उस तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जिलों का नाम बताऊं, सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, ये ऊना, यहाँ तक कि दीव का रास्ता और अब ऊना से अमरेली का रास्ता, ये सौराष्ट्र के अलग अलग जिले हैं। करीब 49 सीटों का यह सौराष्ट्र है। ज़्यादातर सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। हो सकता है आपको ये जानकारी, ये सूचनाएं सड़कों को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार का लगातार दावा है, केंद्र की सरकार का, कि वह सबसे ज़्यादा सड़कें ही बना रहे हैं। प्रश्न ये है कि अपने ही राज्य में सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों है, जब 100 किलोमीटर 3 घंटे में जाना पड़ता है। इस बात को एक बात और समझना होगा कि जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली भाजपा के बारे में लगातार एक आलोचनात्मक विश्लेषण आता है और कहा जाता है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक कुछ भी करती है, एन केन प्रकारेण। तो अगर आप सड़कों को देखेंगे तो सड़कों के जो दायरे हैं, चूंकि सौराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक काफ़ी हैं और मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, तो सौराष्ट्र के इलाके में सड़कें नहीं हैं। आम जनता क्या सोचती है कि विधायक ने सड़क नहीं बनाई, हालांकि वो सारे NH हैं या SH हैं, स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, जिसमें कि विधायक का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद सड़कें खराब हैं, तो मैसेज क्या जाएगा? तो सवाल ये है कि क्या एक राजनीतिक विपक्ष को, मतलब विपक्ष को खत्म करने की एक राजनीतिक रणनीति जो कि गैर लोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण है, उसके जरिए जनता में गलत मैसेज देकर भाजपा फिर से वापस लौटना चाहती है? क्या इस तरह का दुश्मनाना रवैया, जिस तरह हम लोग सौराष्ट्र को देख रहे हैं, उसमें तो यही नजर आता है। सौराष्ट्र की बात करें, वहाँ तो हमें देखा गया। अच्छा, ये हमने जो, मैं एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमने बात की है वो SH और NH की बात की, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं, लेकिन कई जो हम रिमोट के अंदर के विस्तार में गए हैं, वहाँ तो इससे भी बड़ी खराब हालत पाई गई। जैसे कोई छोटा मोटा गाँव हो गया या शहर हो गया, हम खंबाड़िया गए थे, पोरबंदर जो कि गांधी जी की जन्मभूमि है, वहाँ पर भी सिटी के अंदर के रास्ते ऐसे हमें देखे कि वह रास्ते हम कल्पना नहीं कर सकती कि ऐसे रास्ते होंगे। छोटे गांव में जहां पर हमारा जाना हुआ, जैसे दीव से हम भावनगर की तरफ कुछ किलोमीटर चले थे, कुछ किलोमीटर चलने में, 15 किलोमीटर चलने में हमें 35 से 40 मिनट लग गया। तो ऐसे कई रास्ते हैं जो रास्ते इसलिए ही शायद खराब रखे जा रहे हों क्योंकि वहां पर विपक्ष के जो MLA हैं या फिर विपक्ष की सत्ता है। अमरेली की बात करें, और अमरेली में तो सारे जो MLA है वो बीजेपी से, माफ कीजिए, कांग्रेस से है। तो हम ये सोमनाथ में भी यही है। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं क्योंकि इसी ही जगह पे क्यों खराब हो गया। अब मेरे पीछे जो रोड दिख रहा है वह राजकोट की तरफ जा रहा है। राजकोट में कांग्रेस थोड़ा कम और बीजेपी ज़्यादा है, तो यह रोड 4 लेन बनाओ। आगे हम जाएंगे, वहाँ पर क्या स्थिति है वो हम कल आपको बताएंगे। लेकिन यह इसलिए भी सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि अगर टोल रोड है तो वह रोड सही रहेगा और सरकारी रोड है तो वह सरकारी रोड खराब रहेगा। यहाँ पर टोल की बात करें तो कहीं कहीं 100 रुपये, कहीं कहीं 150 रुपये भी कुछ किलोमीटर के टोल लगते हैं। जैसे हम द्वारिका से पोरबंदर की तरफ जाए, नया रास्ता बना है लेकिन प्रति किलोमीटर हमें 2.5 रुपये टोल देने पड़े। तो यह भी तो नितिन गडकरी का सपना है कि अच्छी रोड देंगे, लेकिन उस अच्छी रोड का प्रति किलोमीटर अगर 2 से 2.5 रुपये हमें देना पड़े तो वह रोड भी किस काम की। जी, दूसरी ये भी एक बात है जो कि हमें जरूर दर्शकों को बताना चाहिए कि किस तरह से विकास राजनीतिक वजहों से रोका जाता है और राजनीतिक वजहों से विपक्ष को नकारा बताने की रणनीति अपनाई जाती है। और उसका माकूल उदाहरण आप गुजरात में देख सकते हैं, और शायद इसी माकूल उदाहरण के जरिए विधायक खरीदने का धंधा हो और या फिर विपक्ष को नकारा बताने का काम हो, बेसिकली उस वह प्लांट किया जाता है। और ये इस बात का जरूर मैं चाहूँगा कि पत्रकार अगर इस बात को सुन रहे हों तो एक बार सौराष्ट्र की सड़कों को जरूर देखें कि आखिरकार भाजपा की 27 साल की सरकार ने सौराष्ट्र की जनता से क्या दुश्मनी है, इन 49 विधानसभाओं से क्या दिक्कत है जहाँ की सड़कें बेहद खराब हैं। हालांकि गुजरात के बाकी हिस्सों की सड़कों का क्या हालत है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इतना यह जरूर मालूम है कि
जिन क्षेत्रों में हम लोग गए वहां जो कि जिम्मेदारी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सड़क बनाने की, उन सड़कों की स्थितियां बहुत बुरी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात से चूंकि पत्रकारिता बंद हो गई है, रिपोर्टिंग बंद हो गई है, इसलिए सही जानकारी आप लोगों तक पत्रकारों के जरिए नहीं पहुंचती है। अगर सही जानकारी पहुंचती तो आप जान पाते कि भाई सड़कों की क्या स्थिति है। एक तरफ नितिन गडकरी पूरे देश में सड़कें बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी सड़कों के उद्घाटन करते रहते हैं, लेकिन अपने ही राज्य की जनता में कहीं ये रवैया दत्तेश जी ऐसा तो नहीं है कि कई बार राजनीतिक दल अपना जर खरीद और गुलाम समझ लेते हैं जनता को। कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को यह तो भ्रम नहीं है कि यह तो अपने खेत की मूली है, ये कहाँ जाएगी, इसको कभी उखाड़ लेंगे, यह मनोदशा तो नहीं है गुजरात की जनता को लेकर। बिल्कुल, देखिए इसमें हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो जैसे हमने कल बताया कि अब क्योंकि मोदी लहर जब थी तब बीजेपी की 99 सीटें आई थी, 93 सीटें चाहिए थी, 5-7 सीट ही ज़्यादा आई थी। तो इसका मतलब ये है कि अब मोदी जी का थोड़ा विरोध भी शुरू हो चुका है। तो यह बीजेपी मान चुकी है कि वो शायद बहुमत तक ना पहुंच पाए। अगर वह नहीं जीतते तो उसका दूसरा रास्ता ये होगा कि विपक्ष को हराया जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि विपक्ष की जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट आई हैं उस एरिए को ही बर्बाद किया जाए, ताकि लोग परेशान होके कांग्रेस को या अन्य लोग विपक्ष है उनको छोड़ के सत्ता पक्ष की ओर आया जाए। एक यह रास्ता है, और दूसरा रास्ता ये भी है आपने बताया जैसे कि पूरे के पूरे विपक्ष को ध्वस्त किया जाए, ताकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे और एक ही चीज़ रहे। क्योंकि इनको यही प्रस्तापित करना है पूरे भारत में विपक्ष मुक्त। अगर इनको सरकार चाहिए तो पूरे भारत का इनका यही एजेंडा रहेगा कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। और मोटे तौर पर हमने देखा तो हम जो जितना सोच सकते हैं मोटे मोटे तौर पर यही प्रस्तापित होता है कि अपनी जीत के लिए दूसरे को ख़त्म किया जाए, यानी अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पाए तो सामने वाले की लकीर छोटी कर दीजिए। जी, तो शुक्रिया दोस्तों। हमारे लिए नेट की भी समस्या होती है और कई बार लाइट की भी, और हम सड़क पर होते हैं, आप पीछे देख रहे हैं हम हाईवे के किनारे खड़े हैं और आप सबसे अपनी बात कह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सही जानकारी गुजरात चुनाव की विश्लेषणों के जरिए ज़रूर जाए। और आज हम बातचीत कर रहे थे कि सौराष्ट्र के इलाके में जहां कांग्रेस मजबूत है वहां सड़कें बुरी हालत में हैं, और वजह राजनीतिक जान पड़ती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अब आप देखेंगे दत्तेश जी की सड़कें ठीक भी होने लगी हैं। प्रश्न ये है कि इस कदर खराब सड़कें हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सड़कों के लिए पत्थर हैं, डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की, यह भी जोड़ देना बहुत ज़रूरी होगा आखिर में कि यहाँ गुजरात में डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। यानी दोस्तों, एक तो केंद्र में मोदी जी 8 साल से हैं, राज्य में 27 साल से बीजेपी है, और जितने लोकल बॉडी हैं यानी नगर निगम हैं, सब में एक तरफ से बीजेपी का राज है, और वह भी लंबे समय से है, जिसके कि महारथी माने जाते हैं अमित शाह, कि नगर पालिका से बाकी किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि एक समय में सूरत में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी ने एक बढ़त बनाई थी, उसके अलावा कहीं ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जुड़ते रहें, हम बातचीत करते रहेंगे।